हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विशेषाधिकृत संसूचनाएं यानी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको बीएससी के या अदर लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के हिंदी पेड नोट चाहिए तो अब आपको न्यू व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है 9259641513, क्योंकि देखो जो पुराना हमारा ओल्ड नंबर चल रहा है 9639264080, इस पर काफ़ी दिनों से कुछ इशू चल रहा है और इस वजह से अब आपको न्यू नंबर पर मैसेज करना है। साथ ही आप न्यू जो नंबर है सेम नंबर पर आप टेलीग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम से प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस, यानी कुछ ऐसी सूचनाएं, कुछ ऐसी कम्युनिकेशंस की आज हम बात करेंगे जो प्रिविलेज हैं, जो विशेषाधिकृत हैं। अब यहाँ पर ये विशेषाधिकृत से क्या मतलब है, तो देखो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में कोई भी बात जाहिर करने के लिए किसी भी गवाह को, किसी भी विटनेस को हम बाउंड नहीं कर सकते हैं। मतलब कोर्ट उसको बाध्य नहीं कर सकता कि वो कुछ बातों को जाहिर करे। अगर वो कुछ बताना भी चाहता है तो उसे परमिशन नहीं दी जाती। तो ऐसी ही बातों को यहाँ पर विशेषाधिकृत सूचनाएं यानी कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब ये तो समझ आया कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको जाहिर करने से विटनेस को रोक दिया जाता है, या अगर वो बताना भी चाहे तो उसको परमिशन नहीं दी जाएगी। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर वो हम समझने वाले हैं। तो अगर मैं सेक्शंस की बात करूं या प्रोविजंस की बात करूं तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं जिनको हम आज समझने वाले हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कोई भी वाइफ है। अब वाइफ है और उससे ये नहीं पूछा जा सकता कि उसके हस्बैंड ने जांच के दौरान किसी सब्जेक्ट के बारे में उसे क्या बताया। ठीक, तो अगर इस तरीके की कोई बात है तो वो यहाँ पर उसको बताने के लिए हम बाउंड नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन 128 पर हम सबसे पहले आएंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस शुरू होती हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। अब अगर इस सेक्शन की बात करें तो ये कहता है विवाहित स्थिति के दौरान की गई संसूचनाएं, यानी मैरिज के दौरान जो भी कम्युनिकेशंस होती हैं उनकी बात करता है। यहाँ पर हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे और सेक्शन में क्या कहा गया है वो भी समझेंगे। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विवाहित है या विवाहित रह चुका है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो मैरिड है या पहले मैरिड रह चुका है, किसी भी संसूचना को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें देखनी है कि वो उन कम्युनिकेशंस को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो किसी व्यक्ति के द्वारा जिससे वो मैरिड है या पहले रह चुका है मैरिड, विवाहित स्थिति के दौरान उसे की गई है। तो तीन चीज़ें हैं, या तो जो व्यक्ति विवाहित है या पहले रह चुका है या विवाहित स्थिति के दौरान जो भी उसने कम्युनिकेशंस की थी, है ना। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, तो हस्बैंड ने जो भी वाइफ से कहा मैरिड के टाइम पे या जिससे वो पहले, जिस महिला से वो पहले विवाहित रह चुका है, उस दौरान उसने जो भी कम्युनिकेशन की उनको जाहिर करने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। एक्सेप्शन को समझने से पहले हम ये चीज़ें देखेंगे कि ये जो सेक्शन है वो हमें बहुत ही सिंपली तरीके से ये चीज़ बताता है कि जो मैरिटल कम्युनिकेशंस होती हैं उनके प्रिविलेज की ये बात कर रहा है। यानी कोई भी बात अगर शादी के दौरान एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कही या वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा तो उसको ये संरक्षण देता है और ज़बरदस्ती या उसको फोर्स करके उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज हम नहीं करा सकते हैं। एक्सेप्शंस की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 3 एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि आप उस कम्युनिकेशन को जाहिर कर सकते हो या उस व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है। कब? जब संसूचना देने वाला या उसके हित प्रतिनिधि के द्वारा सहमति दी जा चुकी हो। मतलब जो कंसेंट देनी है उस बात को जाहिर करने की, वो या तो जो व्यक्ति कम्युनिकेशन करने वाला है उसने दी हो संसूचना या फिर उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने दी हो। दूसरा, एक विवाहित व्यक्ति दूसरे के खिलाफ अपराध के लिए अभियोजित हो। मतलब दोनों में से कोई भी, या तो हस्बैंड ने वाइफ पर क्लेम कर रखा हो, है ना, अपराध के लिए वो अभियोजित हो, उसका प्रोसिक्यूशन चल रहा हो, या वाइफ ने हस्बैंड पर कर रखा हो। तीसरा, संसूचना जो उसके आचरण द्वारा ज्ञात कर ली गई हो, जब कम्युनिकेशन सामने वाले के कंडक्ट से आपको पता लग जाए। तो अगर ये तीनों चीज़ें हैं
तो यहाँ पर इस चीज़ को जाहिर किया जा सकता है, जो मैरिटल कम्युनिकेशन हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर हम केस लॉज देखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए केस लॉज ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले केस लॉज की बात करेंगे। राम भरोसे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1974। ये बहुत ही फेमस केस है और आपका इसी सेक्शन से डील करता है और इसी से रिलेट करता है। तो इस मामले में होता क्या है कि जो एक्यूज था उसने पड़ोसी का मर्डर कर दिया था और छत के रास्ते वो नीचे आया था। उसने जो भी वो कुछ गहने वगैरह चुरा कर लाया था अपनी वाइफ को दिए, और एक भूसा होता है ना, भूसा आप देख सकते हो कि भूसा जो होता है उसके कोठरे में जाकर वो नहाने के लिए चला गया। तो वहाँ पर ये बात वाइफ ने कोर्ट को बता दी। जब कोर्ट में मामला गया तो वाइफ ने सारी बात कोर्ट में बता दी कि कैसे कैसे उसका हस्बैंड भाग कर आया और ऐसे उसने उसको ज्वेलरी दी और वो चला गया। तो यहाँ पर जो कोर्ट था उसने ये बोला कि जो भी बात वाइफ को पति ने बताई थी, उसके हस्बैंड ने बताई थी, वो यहाँ पे एडमिसिबल नहीं होगी। लेकिन जो वाइफ है, जो भी उसने उसके कंडक्ट के बारे में, जो भी उसने देखा कि उसका कंडक्ट उस टाइम पे ऐसा था कि जिससे उसको पता लग जाता कि वो क्या करके आया है, तो वो चीज़ वाइफ जो है वो कोर्ट को बता सकती है। तो जैसे यहाँ पर 3 एक्सेप्शन दिए गए हैं, थर्ड में कंडक्ट की बात हुई है, तो वही चीज़ यहाँ पर कोर्ट ने कही है कि वाइफ, वैसे तो मैरिटल कम्युनिकेशन को यहाँ पे बताने से मना किया गया है इस सेक्शन के हिसाब से, बट जो चीज़ उसने उसके कंडक्ट से ज्ञात कर ली वो तो वो यहाँ पे बता ही सकती है और उसके बारे में एविडेंस दे सकती है। नेक्स्ट आता है केस MC वर्गीस बनाम TJ पोन्नम 1970। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है और इस मामले में क्या होता है कि एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ के नाम कुछ लेटर लिखे, जिसमें क्या होता है कि जो वाइफ थे उसके फादर यानी अपने ससुर की मानहानि करने वाले कुछ स्टेटमेंट थे, कुछ बातें लिखी हुई थी, जिसमें हस्बैंड ने वाइफ के फादर के बारे में कुछ बातें लिखी थी जो मानहानि की थी। अब पत्नी ने क्या किया, अपने फादर को वो लेटर दे दिए और पत्नी का जो फादर थे, मतलब जो पिता थे, उन्हें साक्ष्य में लाना चाहता था। पिता उन्हें एविडेंस के तौर पे यूज़ करना चाहता था। अब ये परमिशन दे दी गई। पहले क्या होता है कि केरल हाई कोर्ट ने उन लेटर्स को इस सेक्शन में प्रिविलेज्ड माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को उलट दिया और इसके अलग जाके जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा कि ये जो लेटर्स थे उसने अपने ससुर की मानहानि करते हुए लिखे थे और ससुर के खिलाफ लिखे थे, और जो वाइफ है उस पर विश्वास करते हुए उसने नहीं लिखे थे। इसीलिए ये जो हमारा जो BS से है, अब जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है, पहले एविडेंस एक्ट था, तो इसके सेक्शन में ये प्रिविलेज्ड नहीं आएगा, ये मैरिटल कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आएगा और लेटर्स को यहाँ पे एविडेंस माना गया और जो हस्बैंड था उसको यहाँ पे दोषी ठहराया गया। तो दोनों ही केसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके मैरिटल कम्युनिकेशंस जो है वो कहाँ पर उसको हम किसी से कहलवा सकते हैं और कहाँ पर व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है और कब उसे एज अ एविडेंस के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं, वो दोनों ही केसेस में बताया गया है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं। अब कुछ और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस की बात कर लेते हैं। अभी हमने सिर्फ सेक्शन 128 देखा है जो मैरिटल कम्युनिकेशन की बात करता है। इसके अलावा कुछ और भी प्रोविजंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिए गए हैं। जैसे सेक्शन 129 बात करता है राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य, यानी जो हमारे स्टेट है, स्टेट को भी कुछ यहाँ पे प्रिविलेज दिया गया है, तो स्टेट प्रिविलेज की बात करता है। और यहाँ पे जो भी स्टेट के अफेयर्स होते हैं, जो भी राज्य के कार्यकलाप होते हैं, उनके बारे में एविडेंस दिया जा सकता है या नहीं। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति स्टेट को किसी भी कार्यकलाप से संबंधित अप्रकाशित जो भी शासकीय अभिलेख होते हैं, जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, उनसे उत्पन्न कोई भी एविडेंस देने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। यानी कि जब डिपार्टमेंट का हेड जब तक परमिशन ना दे उन चीज़ों को यहाँ पर पब्लिश नहीं किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या बना कि उस विभाग के प्रमुख ऑफिसर जो हेड होते हैं उस डिपार्टमेंट के, अगर उनकी परमिशन है तो आप उनको जाहिर कर सकते हो, अदरवाइज उनको जाहिर नहीं किया जा सकता। कैसे? जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं और उन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स से जो भी साक्ष्य, जो भी एविडेंस निकलता है जो अनपब्लिश है, तो वो यहाँ पर एज अ एविडेंस के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि उस डिपार्टमेंट का हेड परमिशन ना देते। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 130 जो बात करता है यहाँ पे किसकी? शासकीय संसूचनाओं की, यानी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस की। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी लोक अधिकारी, कोई भी पब्लिक ऑफिसर, उसे शासकीय विश्वास में दी गई जो भी कम्युनिकेशंस होती हैं उनको प्रकट करने के लिए उनको बाध्य या विवश नहीं किया जाएगा जब वो ये समझते हैं कि उस प्रकटन से लोकहित की हानि होगी।
तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, जैसे कोई भी पब्लिक ऑफिसर है और उन्हें जो भी ऑफिशियल विश्वास में उनकी ड्यूटी के दौरान जो भी उनको कम्युनिकेशंस पता लगती है या जो भी उनके ज्ञान में है, उनमें उनको प्रकट करने के लिए उनको बाउंड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर लोकहित की बात है ना, जब तक कि वो ऐसा ना समझे कि हाँ भाई अगर हम इस चीज़ को प्रकट नहीं करेंगे, जाहिर नहीं करेंगे तो क्या होगा, लोकहित की हानि होगी, तभी वो उस चीज़ को बता सकते हैं। तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात करता है ये सेक्शन। एक एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो ए जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता है, तो अब वो क्या करता है, उस डिपार्टमेंट की उन इन्फॉर्मेशंस को जो उसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के रूप में बताई गई हैं, होती है ना हर डिपार्टमेंट की कुछ ना कुछ गुप्त सूचनाएं, तो उनको जो भी उसे बताई गई हैं वो उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो सकता है। और सेक्शन 130 ऑफिशियल कम्युनिकेशंस की बात करता है। सेक्शन 131 बात करता है अपराधों के करने के बारे में जानकारी, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट हैं या पुलिस ऑफिसर हैं, उन्हें ये कहने के लिए बाउंड या विवश नहीं किया जा सकता कि किसी अपराध के करने के बारे में उन्हें कोई सूचना कब मिली, कब उनको इन्फॉर्मेशन मिली उस बारे में। या कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं, उन्हें ये कहने के लिए हम बाउंड नहीं कर सकते हैं कि उन्हें लोक राजस्व के खिलाफ, यानी जो पब्लिक रेवेन्यू होता है उसके खिलाफ किसी भी अपराध को करने के बारे में कोई भी सूचना, कोई भी इन्फॉर्मेशन कब मिली। तो एक तरीके से ये जो है यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये चीज़ बता रहा है कि मान लो कोई मजिस्ट्रेट है या कोई भी पुलिस ऑफिसर है, अब उनको आप ये कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते या बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि जिस भी क्राइम के बारे में उन्हें कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो उन्हें कब मिली या कहाँ से मिली। इसी तरीके से कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर उनको भी ये बाउंड नहीं कर सकते कि कोई भी पब्लिक जो रेवेन्यू होते हैं उनके खिलाफ जो भी क्राइम वगैरह किया गया है उसके बारे में उन्हें जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी सूचना मिली वो कहाँ मिली, कहाँ से मिली और कैसे मिली। तो इस तरीके की बात जाहिर करने के लिए उनको यहाँ पर बाध्य नहीं किया जा सकता। ये एक तरीके से प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस के अंदर आता है। तो हर सेक्शन अलग बात कर रहा है। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि राजस्व अधिकारी में जो पब्लिक रेवेन्यू होता है उसकी किसी भी ब्रांच के कारोबार में नियोजित ऑफिसर होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो जितने भी ये सेक्शंस हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं, ये सब के सब हमारे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 132 की। अब जो देखो सेक्शन नंबर 132 ये बात कर रहा है प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस की। तो जो वृत्तिक सूचनाएं होती हैं या वृत्तिक संसूचनाएं होती हैं, ये किससे डील करता है वो हमें देखना है। पहले थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो मान लो जैसे कोई भी एडवोकेट है, तो अगर किसी एडवोकेट को उसका क्लाइंट जैसे कुछ बातें बता देता है, होता ही है ऐसा, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है उसे किसी पर कोई भी केस वगैरह कराना है, तो वो अगर अपने एडवोकेट से मिलते हैं तो उन्हें कुछ बातें बतानी होती हैं केस से रिलेटेड, जो भी बातें होती हैं। तो अब जो एडवोकेट होते हैं जिन्हें उनके क्लाइंट ने कुछ बातें बताई हैं उस केस से रिलेटेड या कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल कुछ भी बातें बताई हैं, तो उनको वो एडवोकेट डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, यानी उनको अपने क्लाइंट की बातें यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करनी है। इसी बारे में यहाँ पे बताया गया है, किस बारे में, प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस के बारे में। सेक्शन कहता है कि कोई भी अधिवक्ता अपने मुवक्किल की अभिव्यक्त सहमति के सिवाय, मतलब देखो यहाँ पे अपवाद भी दिए गए हैं, जो भी उनका मुवक्किल होता है, जो भी उनका क्लाइंट होता है, उनकी एकदम जो क्लियर जो अनुमति होती है, जो परमिशन होती है, उनकी सहमति, पहले उनसे कंसेंट लेनी पड़ेगी। उसके सिवाय ऐसी किसी भी कम्युनिकेशन को जाहिर करने के लिए जो उन्हें एडवोकेट की हैसियत से अपनी सेवा के अनुक्रम में, क्योंकि वो एज ए एडवोकेट काम कर रहे हैं तो उसके अनुक्रम में उनको दी गई है, अपने मुवक्किल के द्वारा या जो भी उनका क्लाइंट है उसकी तरफ से अगर कोई और व्यक्ति दे रहा है, या कोई भी डॉक्यूमेंट के बारे में उनको बताया गया है एडवोकेट को, या फिर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसी एडवाइस जो उन्होंने अपने क्लाइंट को दी है ना, उस केस के रिस्पेक्टिवली, मतलब उस केस के संबंध में जो उन्होंने अपनी सेवा के अनुक्रम में किया है, तो वो उसको जाहिर नहीं कर सकते हैं एडवोकेट। अब बात करेंगे एक्सेप्शन की। इसमें देखो एक्सेप्शन भी दिए गए हैं जब इस संरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी भी अवैध परियोजन को अग्रसर करने के लिए कोई संसूचना दी गई है, मतलब यहाँ पर सबसे पहले अगर कोई इलीगल पर्पस से कोई भी कम्युनिकेशन बताई गई है ना, इलीगल पर्पस है,
जो संसूचना दी गई है उसमें किस चीज़ का पर्पज़ है, अवैध है। सेकंड, नियोजन के प्रारंभ के बाद अपराध या कपट किया गया हो। तो इसमें देखो हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट समझेंगे कि अवैध परियोजन को अग्रसर करने के लिए अगर कोई संसूचना दी गई है तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी अवैध कार्य को, किसी भी इलीगल एक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कोई कम्युनिकेशन दी गई है तो उसको वो जाहिर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति ने एक वकील से एक कपटपूर्ण बिक्री का बिल बनाने के लिए सलाह ली, उनसे एडवाइस ली। अब इस बात को प्रकट किया जा सकता है क्योंकि देखो ये जो है कपटपूर्ण फ्रॉडली बिक्री का बिल बनवाया, यानी कि ये एक अवैध कार्य को बढ़ाने के लिए किया गया था। तो अगर इस तरीके से किसी भी चीज़ में कोई बात है तो उसको जाहिर किया जा सकता है। या यहाँ पर देखो एक दृष्टांत भी है, जब आप बेयर एक्ट में देखोगे इसको आप एज ए एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो। जैसे एक क्लाइंट है ए जो है वो एक क्लाइंट है, वो अपने एडवोकेट बी से ये कहता है कि मैंने कूट रचना की है, मतलब मैंने जो है वो फॉर्जरी की है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा डिफेंस करो। तो देखो ये जो है, ये जो कम्युनिकेशन है कि आप मेरा डिफेंस करो और मैंने जो है वो कूट रचना की है, ये यहाँ पर इस चीज़ को क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रिविलेज मिलेगा क्योंकि देखो ये प्रकटन से संरक्षित है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति की प्रतिरक्षा करना, ऐसे व्यक्ति को डिफेंस करना आपराधिक प्रयोजन नहीं माना जाएगा जिसका दोषी होना पहले से ही पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो पहला जब हम एग्जाम्पल देखते हैं बेयर एक्ट में, वो पहला सेम टू सेम एग्जाम्पल यही दिया गया है, ठीक। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो सेकंड एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम। इसमें यह है कि एक क्लाइंट है ए नाम का एक क्लाइंट है, वो अपने एडवोकेट बी से कहता है कि मैं प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे क्या करो, एक कूट रचित विलेख, मतलब एक नकली डॉक्यूमेंट द्वारा मैं उसका यूज़ करूँगा, नकली डॉक्यूमेंट का, और उससे मैं एक प्रॉपर्टी पे कब्जा करूँगा। मतलब अभी कब्जा किया नहीं है, अभी कब्जा वो करने वाला है। तो मुझे इस आधार पर जब मेरे ऊपर केस लाया जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इस आधार पर मैं दूसरे पे क्लेम करना चाहता हूँ, तो आप मेरी हेल्प करो या मुझे डिफेंस करो इस तरीके से। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये क्या कर रहा है, आपराधिक प्रयोजन को उसको आगे बढ़ाने में है ना, उसको आगे बढ़ा रहा है, तो उसको यहाँ पे प्रिविलेज नहीं मिलेगा। यानी कि अगर यहाँ पे पता है एडवोकेट को कि अब ये गलत काम होगा, है ना, अब ये अवैध प्रयोजन के लिए इस चीज़ का यूज़ होगा, तो वो यहाँ पर उस चीज़ को जाहिर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मान लो पहले ही हो गया है कि जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था कि ए ने कहा अपने एडवोकेट बी से कि मैंने कूट रचना की है और मैं चाहता हूँ आप मेरा डिफेंस करो, तो वो बात तो ठीक है, वो तो यहाँ पे संरक्षित है, वो तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आ जाएगा। अदरवाइज़ हमने जो दूसरा एग्जाम्पल देखा है कि ए अपने एडवोकेट बी से कहता है कि मैंने प्रॉपर्टी पे कब्जा कूट रचित विलेख के उपयोग द्वारा मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, मतलब अभी मैंने कब्जा किया नहीं है, मैं करना चाहता हूँ। तो अगर इस तरीके से है तो वो यहाँ पर क्या माना जाएगा, संरक्षित नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है नियोजन के प्रारंभ के बाद अपराध या कथन, यानी नियोजन के प्रारंभ के बाद अगर कोई अपराध हुआ है, कोई फ्रॉड किया गया हो, तो उसको भी यहाँ पे संरक्षण नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर मान लो एक व्यक्ति है जिस पर गबन का आरोप लगा है कि उसने फ्रॉड वगैरह किया है। अब अपने बचाव के लिए वो एक एडवोकेट करता है। एडवोकेट ये देखते हैं कि रजिस्टर में एक एंट्री है जो ये बताती है कि गबन के बराबर का पैसा उसे एक्यूज को देना है, और ऐसी कोई भी एंट्री उसके नियोजन के शुरुआत के समय पर, मतलब जिस टाइम पे वो काम कर रहे थे उस टाइम पर उस रजिस्टर में नहीं थी, क्योंकि ये जो फ्रॉड था ये नियोजन के बाद किया गया है, इसलिए उसको यहाँ पर प्रकट किया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें समझ आई, ये दो इसके एक्सेप्शन हैं। अब इसी में सबसेक्शन 2 उपधारा 2 दी गई है जिसमें कहा गया है कि ये बिल्कुल तत्वहीन है कि सब जो हमने अभी यहाँ पे सबसेक्शन 1 पढ़ा है उसके प्रोवाइजो में दिए गए एडवोकेट का ध्यान ऐसे फैक्ट के प्रति उसके मुवक्किल के द्वारा या उसकी तरफ से आकर्षित किया गया था या नहीं, ये बात यहाँ पे मैटर नहीं करती है। इसके बाद यहाँ पे स्पष्टीकरण में भी कुछ और चीज़ें कहा गई हैं कि यहाँ पर अगर जो बाध्यता है, जो एडवोकेट पर बाध्यता है किसी चीज़ को जाहिर करना है, किसी चीज़ को जाहिर नहीं करना है, तो इसका मतलब क्या है, वो वृत्तिक सेवा के ख़त्म होने के बाद भी बनी रहती है वो बाउंडेशन। यानी मान लो जैसे कोई क्लाइंट है ए, वो अपने एडवोकेट बी से कहता है कि मैंने कूट रचना की है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी प्रतिरक्षा करो, तो ये संसूचना प्रकट नहीं की जाएगी, इसको संरक्षण मिलेगा क्योंकि ये व्यक्ति की प्रतिरक्षा आपराधिक प्रयोजन नहीं है जिसका दोषी होना वो पता है। ये वाला हमने एग्जाम्पल देखा था। अब मान लो ये बाध्यता है कि उन्हें किसी बात को प्रकट नहीं करना है, बात को प्रकट नहीं करना है, तो इसका मतलब ये है कि ये बाध्यता उनके वृत्तिक सेवा खत्म होने के बाद भी बनी रहेगी, बाद में भी वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं।
अब यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है, देखो इस सेक्शन के उपबंध अधिवक्ताओं के निर्वचनकर्ताओं और लिपिकों और उनके जो भी क्लर्क वगैरह होते हैं उनको भी लागू होगी, मतलब वो भी उस बात को जाहिर नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। केस लॉ की बात करें क्योंकि इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्रोविज़न है ये वाला, तो आर रामलिंगन बनाम PR ठाकुर 1982। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रतिबंध लगाया गया है इसका आधार यह था, ये है कि पक्षकारों को अपने वकीलों को पूरी और सच्ची बात बताने का मौका मिलना चाहिए। भाई अगर एडवोकेट ही अपने क्लाइंट की सारी बातों को डिस्क्लोज कर देगा तो फिर क्लाइंट कैसे विश्वास करेगा एडवोकेट पर। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई कोर्ट ने कि अगर इस तरह की बाउंडेशन लगाई गई है, एडवोकेट पर लगाई गई है यहाँ पे अपने प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस के दौरान कि वो बातों को जाहिर ना करे, तो इसका आधार यही है, इसका उद्देश्य, इसका पर्पज़ यही है कि पक्षकार अपनी बात को दिल खोलकर और पूरी सच बात अपने एडवोकेट को बता सके। उनको इस बात का मौका मिलना चाहिए और उन्हें इस बात का कोई भी डर नहीं होना चाहिए कि उनके द्वारा जो भी सूचनाएं, जो भी बातें, जो भी इंफॉर्मेशन कोर्ट को या उनके जो भी दूसरी पार्टी होती है उसको मिल जाएगी। मतलब इस तरह का उनके मन में, पार्टीज़ के मन में डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस प्रतिबंध के बगैर किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छी वृत्तिक लाय लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक तरीके से ये रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगाया गया है जिससे कि जो क्लाइंट होते हैं उनके एडवोकेट उनको अच्छी राय दे सके, उनको अच्छी एडवाइस दे सकें, तो इसीलिए ये यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। और यही बात कोर्ट ने इस केस में कही है, इसलिए केस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपका सीधा इसी सेक्शन से डील करता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 133 जो बात करता है स्वेच्छया साक्ष्य देने से विशेष अधिकार का अभित्यक्त ना होना। अब देखो ये किस बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर जब हम इस सेक्शन को देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी मामले का कोई पक्षकार अपनी इच्छा से कोई एविडेंस देता है ना, कोई भी मामला चल रहा है और उसकी कोई भी पार्टी है और वो पार्टी अपनी इच्छा से कोई भी एविडेंस देती है, तो भी ये नहीं समझा जाएगा कि उसने ऐसी बात को जाहिर करने के लिए क्या दे दिया, अपनी कंसेंट दे दी है, जो सेक्शन 132 में है। कोई भी पक्षकार यहाँ पर अगर मान लो कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, कोई भी मामला चल रहा है या उसकी कोई पार्टी ऐसे एडवोकेट को गवाह के रूप में बुलाता है, तो उसने ऐसे प्रकटन के लिए, उस बात को जाहिर करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। केवल तभी समझा जाएगा जब वो ऐसे एडवोकेट से उन बातों के बारे में क्वेश्चन करें, उनसे प्रश्न करें। तो बेसिकली ये सेक्शन हमें कहता है कि अगर कोई पार्टी अपनी मर्जी से कोई एविडेंस कोर्ट में देती है, सेक्शन 132 में जो भी देती है, तो इसका मतलब देखो ये नहीं होगा कि उसने अपने एडवोकेट को जो भी कम्युनिकेशन सेक्शन 132 में बताई थी वो भी डिस्क्लोज करने की परमिशन दे दी है। ठीक है ना। अगर कोई भी पार्टी अपने एडवोकेट को गवाह के तौर पर बुलाए तो एडवोकेट क्या करेगा, सिर्फ तब उन गुप्त बातों को ही डिस्क्लोज करेगा जब पार्टी ने उससे ऐसा सवाल पूछा हो जो वो नॉर्मल सिचुएशन में डिस्क्लोज नहीं कर सकता था। यानी एडवोकेट सिर्फ वही बातें बताएंगे जो उनसे क्लाइंट के द्वारा पूछी जाए, अदरवाइज और बातें वो नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि स्वेच्छा साक्ष्य देने से विशेषाधिकार का अभित्यक्त ना होना। तो सेक्शन बिल्कुल अलग बात करता है और थोड़ा सा 132 से ही कनेक्टेड है। ठीक, यहाँ तक की चीज़ें समझ आई। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 134 की। ये कह रहा है विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं, यानी कि जो भी लीगल एडवाइजर्स होते हैं उनसे की गई कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस की यहाँ पर बात की जा रही है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन को, कोई भी गोपनीय संसूचना है उसको, जो उसके और उसके विधि सलाहकार के बीच में हुई है, कोर्ट को प्रजाहिर करने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि वो अपने को एज अ विटनेस, एज अ गवाह के तौर पर पेश ना कर दे। और ऐसे पेश करने की दशा में जो भी कम्युनिकेशन है जो उसने दी है, जिन्हें वो उस साक्ष्य को जाहिर करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए जानना कोर्ट को ज़रूरी हो, उसको प्रकट करने के लिए उसको बाध्य कर सकता है, लेकिन किसी भी अन्य कम्युनिकेशंस को करने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है, कोर्ट को प्रकट करने के लिए हम उसे बाध्य नहीं कर सकते कि भाई वो कोर्ट के सामने उन चीज़ों को जाहिर करे, और उसके या उसके विधिक सलाहकार के बीच में जो भी कम्युनिकेशंस हुई हैं, जो भी उसके लीगल एडवाइज़र के बीच में हुई हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी सेक्शंस थे ना, ये सारे के सारे किसकी बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे बात कर रहे हैं हमारे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की। ठीक,
तो जितने भी सेक्शंस थे वो विशेषाधिकृत सूचनाओं से संबंधित थे, और ये जो टॉपिक है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक अलग से कॉन्सेप्ट की बात करता है, एक अलग चीज़ों की बात करता है, और जितने भी सेक्शंस इससे डील करते हैं ना वो सारे ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी मैंने केस लॉस बताए हैं उन्हें आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।